today we are going to discuss lecture number 13 of our research aptitude. आज हम अपने इस लेक्चर में रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ने वाले हैं टी टेस्ट और जेड टेस्ट। ये टेस्ट क्या होते हैं और ये कब यूज़ किए जाते हैं, किन कंडीशन में रिसर्चर अपने रिसर्च में ये यूज़ करता है, ये आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले टी टेस्ट। T-test is a type of inferential statistic used to determine if there is a significant difference between the means of two groups, which may be related in certain features. T-test रिसर्चर तब यूज करता है जब उसे किसी पॉपुलेशन के में से निकाले गए सैंपल के दो ग्रुप्स के मीन को उसको डिफरेंस मालूम करना होता है कि इनके बीच कितना डिफरेंस है या नहीं है, और वो दोनों सैंपल्स आपस में किसी सर्टेन फीचर से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक छोर में है वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड ही ना हो। वो दोनों सैंपल्स एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए और उनके बीच में उनके मीन्स में अलग अलग मीन्स के बीच क्या डिफरेंस है वो टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज रिसर्चर करता है। A t-test is a form of statistical hypothesis test based on students and t-distribution to find out the p-value, probability, which can be used to accept or reject null hypothesis. t-test का basically यूज हम p-value, p मतलब होता है probability वैल्यू जानने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, यह इंफॉर्मेशन जानने के लिए किया जाता है। उसमें हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट टी टेस्ट एनालाइजेज इफ द मीन्स ऑफ टू डाटा सेट्स आर ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब टी टेस्ट का यूज जो दो सैंपल्स होते हैं उनके जो अलग अलग मीन्स होते हैं उनके बीच के डिफरेंस को हम चेक करते हैं, मेज़र करते हैं और ये देखते हैं कि वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो उनके बीच में। दैट इज़ वेदर द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल और टू डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड मीन। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये जानना होता है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो स्टैंडर्ड मीन के बराबर है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। टी टेस्ट हम तब यूज करते हैं जो दो अलग अलग सैंपल्स होते हैं उनके मीन्स के बीच में डिफरेंस जानने के लिए, या उनका जो पॉपुलेशन मीन है वो अब उसके स्टैंडर्ड मीन से कितना अलग है, और अगर अलग नहीं है तो क्या वो इक्वल है, ये जानने के लिए टी टेस्ट का यूज किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू असर्टेन वेदर द रिग्रेशन लाइन हैज़ अ स्लोप डिफरेंट फ्रॉम जीरो। इसका उपयोग रिसर्च में तब भी किया जाता है कि जो रिग्रेशन लाइन होता है वो जीरो से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब उसका रिग्रेशन का जो स्लोप है वो कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा है, उसका डिग्री क्या है, ये जानने के लिए भी टी टेस्ट का यूज किया जाता है। टी टेस्ट रिलाइज ऑन अ नंबर ऑफ एजम्पशंस विच आर, मतलब जो टी टेस्ट को अप्लाई करना होता है उसके लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो मस्ट होते हैं, उसके लिए होना ही चाहिए। पहला स्मॉल सैंपल साइज, मतलब जिस रिसर्च के लिए रिसर्चर इसको यूज करता है उसमें शामिल सैंपल्स में जो डाटा होता है उसका सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए। अगर उसका सैंपल साइज लार्ज है मोर देन 30 तो वहाँ ये टी टेस्ट यूज नहीं होता। द पॉपुलेशन इज इन्फिनाइट एंड नॉर्मल। जो पॉपुलेशन है जिससे डाटा लेके हमें काम करना है, हमें रिसर्च करनी है, वो इन्फिनाइट होनी चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं स्क्यूड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर उसका राइट जितना टेल है उतना उसका लेफ्ट टेल होना चाहिए। द मीन इज़ नोन, और उसका मीन हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमें पता नहीं, उसका मीन हमें पता होना चाहिए, वहाँ टी टेस्ट का यूज होता है। सैम्पल ऑब्जर्वेशंस आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, और जो हमारे सैंपल से हमारा जो डाटा लिया गया है वो रैंडम होना चाहिए, मतलब सबके सारे जो डाटा हैं सबके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए और पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होगा कि कौन सा डाटा हमें अरेंज करना है अपने रिसर्च को करने के लिए, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने कन्वीनियंस पे, अपने पर्पस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इसके लिए फॉर्मूला। जब हम किसी रिसर्च में इस टेस्ट का उपयोग करते हैं तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि किस फॉर्मूले से इसको टेस्ट को किया जाता है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू सैंपल्स आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन देम सच एज टी। ये होता है हमारा टी टेस्ट जो हमें कंपैरिजन करने के लिए लागू किया जाता है, जो इसका फॉर्मूला है।
इसमें इसका फॉर्मूला है मीन ऑफ सैंपल 1 में से जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं मीन ऑफ सैंपल 2 डिवाइडेड बाय अंडर स्कोर वेरिएंस ऑफ सैंपल 1 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन सैंपल 1 प्लस वेरिएंस ऑफ सैंपल 2 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन सैंपल 2। ये जेड टी टेस्ट अप्लाई करने का फॉर्मूला होता है, या अगर इसे हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो टी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मीन्स अपॉन वेरिएंस अपॉन सैंपल साइज। ये होता है इसका टी टेस्ट का फॉर्मूला, जिसे हम रिसर्च में यूज करते हैं अपने एजम्पशंस को, अपने टेंटेटिव स्टेटमेंट को फैक्ट के फॉर्म में वो सही है या गलत ये देखने में। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आता, बट कहीं कहीं ये पूछ सकता है कि इसका यूज कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या बातें हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट को इसके बाद हम देखते हैं डिटेल में। जेड टेस्ट रिफर्स टू अ univariate statistical analysis used to test the hypothesis that proportions from two independent samples differ greatly। इसमें आपको ये कीवर्ड मिलेगा यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट क्या होता है? ये यूनिवेरिएट के साथ बाईवेरिएट होता है या मल्टीवेरिएट होता है। इसका मतलब हम अपने अगले स्लाइड में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। उसके पहले हम इसका जनरलाइज्ड वो देख लेते हैं ओवरव्यू, कि जो जेड टेस्ट होता है वो लार्ज सैंपल साइज में होता है। मतलब जब आपका सैंपल साइज लार्ज होगा तभी आप जेड टेस्ट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका डाटा सैंपल मोर देन 30 होगा उसका साइज, तभी आप जेड टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर लेस देन 30 होता है तो वहाँ हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। हम इसमें इसका मीनिंग देख लेते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है द एग्जामिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेज ऑन ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। मतलब जब हम किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बस एक ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो वो होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस। जैसे किसी का वेट या कॉलेज, किसी का वेट, किसी का हाइट या आई कलर, ये सारी चीज़ें मतलब बस हम जब एक वेरिएशन बट एक वेरिएबल को जब हम स्टडी करते हैं वो होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस। इसके बाद आता है बाई वेरिएट एनालिसिस। बाई जैसे नाम सही होता है मतलब दो। द एग्जामिनेशन ऑफ two variables is simultaneously, that is the relation between gender and weight of college students। जैसे यूनिवेरिएट में था बस एक वेरिएबल का जब हम स्टडी करते थे वो बोलता था यूनिवेरिएट। बाई वेरिएट में होता है जब हम दो वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो वो होता है बाई वेरिएट एनालिसिस। मतलब जैसे इसमें द रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड वेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब जेंडर और उसके वेट, इन दोनों के बीच रिलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो एक वेरिएबल हो गया जेंडर, जैसे कोई मेल है या फीमेल है। फिर दूसरा वेरिएबल हो गया वेट, मतलब उसका वेट क्या है। जैसे जो मेल होगा उसका वेट अधिक होगा ऐसा एज्यूम किया जाता है, और जो फीमेल होगी उसका वेट कम होगा। तो इन दोनों के बीच जब हम रिलेशन को स्टडी करते हैं वो होता है बाई वेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टी मतलब दो से ज़्यादा वेरिएट। द एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स सिमुलटेनियसली, जब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम एक साथ स्टडी करते हैं वो होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, रेस एंड वेट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स। जब पर्सन के जेंडर और उसका रेस क्या है और उसका वेट क्या है, मतलब दो से ज़्यादा जब हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। आई होप आपको तीनों वेरिएबल्स, तीनों एनालिसिस समझ में आ गए होंगे। यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, ये बस अपने नाम से ही जाने, इसको ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ सकते हैं यूनी, बाई और मल्टी से ही। तो चलिए हम फिर से अपने पहले स्लाइड पे आते हैं जहाँ लिखा जेड टेस्ट रिफर्स टू यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब जहाँ एक वेरिएबल को पढ़ा जाता है, बस एक वेरिएबल को स्टडी किया जाता है वो होता है यूनिवेरिएट। यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट प्रोपोर्शन फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स डिफरेंटली। मतलब जेड टेस्ट उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है जिसमें दो सैंपल्स, अलग अलग सैंपल्स से डाटा लिए जाते हैं, कंपेयर किए जाते हैं, वहाँ होता है जेड टेस्ट का यूज। द रिसर्चर एडॉप्ट जेड टेस्ट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। मतलब जहाँ पॉपुलेशन वेरिएंस हमें मालूम होता है वहाँ जेड टेस्ट का उपयोग किया जाता है। लार्ज सैंपल साइज, इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए सैंपल का लार्ज होना जरूरी है, मतलब मोर देन 30। सैंपल वेरिएंस
इज डीम्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस, मतलब। और इसका तीसरा कंडीशन ये भी है कि जो उसका सैंपल वेरिएंस है इसके पॉपुलेशन वेरिएंस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो हमारा जेड टेस्ट वहाँ अप्लाई नहीं होगा। वो इक्वल टू 0 या टेंड्स टू डीम्ड टू बी इक्वल होना चाहिए, मतलब उनके बीच डिफरेंस 0 है। ओके, वहाँ जेड टेस्ट का उपयोग हम वहाँ जेड टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला। जेड टेस्ट के लिए फार्मूला दिया होता है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपन अंडर रूट सैंपल साइज। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं, मतलब आपको ये याद करना होगा। आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछा जाए। वैसे काफ़ी इसके साथ चांसेस कम रहते हैं एग्जाम में पूछने के, बट नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ लीजिए। इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि जेड टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है रिसर्च में, उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करते टाइम कि हमारा हाइपोथेसिस ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट सैंपल साइज। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा जेड टेस्ट और टी टेस्ट, मतलब ये रिसर्च करते टाइम रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने टाइम अलग अलग सिचुएशन में जैसा उसका रिसर्च चल रहा है अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कब कब वो इसको यूज करता है। तो हमने देखा इसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिसको बेसिस मानकर इसे हमें रिसर्च में अप्लाई करना होता है। जैसे सैंपल जब बड़ा हो, लार्ज हो, तो कौन सा टेस्ट यूज करना चाहिए, जब सैंपल कम हो, लेस हो, तो कौन सा टेस्ट यूज करना चाहिए, जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम हो तब कौन सा करना चाहिए। ये सारे अपने अलग अलग क्राइटेरियाज फॉलो होते हैं, अलग अलग बेसिस बनाए जाते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपने रिसर्च के लिए एक्यूरेट आउटकम पाने के लिए इन टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार दो बार अगर आपको सही समझ में ना आए तो आप इसको कई बार 2-3 बार पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म होता है। फिर बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।